कुछ ऐसे फेजेस होते हैं जब हम किसी चीज को जीत जाते हैं तो फिर हम लापरवाह हो जाते हैं। फौज में सिखाया जाता है कि जो तुम्हारा सबसे ज्यादा कमजोर मूवमेंट है वही दुश्मन के लिए सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है। यानी कि हमें अपने कमजोर मूवमेंट्स के ऊपर काबू रखना चाहिए। ये चीज सिपाही में तो नॉर्मल है, उसकी एजुकेशन उसकी इंटेलिजेंस उस लेवल की नहीं है। ये कमांडर की जिम्मेदारी होती है कि वो बताए कि यू हैव टू बी मोर स्पेसिफिक। अब ये उनके साथ इंसिडेंट कब हुई? पहली बात तो ये कि हजारों की संख्या में गए, हजारों की संख्या में गए, अलग अलग जगहों से गए, अलग अलग जगह और अलग अलग रास्ते से लौट रहे थे। जिस भी रास्ते से लौट रहे थे वो लौटते टाइम का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। और वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम उस रास्ते से वाकिफ ना हो। और वो उस रास्ते से वाकिफ नहीं थे। आप खुद ही बता रहे हैं कि अबू जगह थी वो जानबूझ के नहीं थी, वो जगह नहीं थी उनके लिए। ऐसे में नौजवानों को कितना भी बड़ा एम्बुश आप लगा ले, ज्यादा बड़ा एम्बुश लगेगा तो आप दूर से उसको पता कर सकते हैं, और अगर छोटा एम्बुश है तो 9 लोगों को एक बार में मारा ही नहीं जा सकता जब तक वो एक दूसरे के नजदीक ना हो। यानी कि ये गलती हुई होगी तब ऐसा हुआ होगा। और अगर ये केवल इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस से हुआ है तो भी ये तभी हुआ होगा जब सब लोग नजदीक नजदीक रहे होंगे। वरना एक एक्सप्लोसिव डिवाइस में ज्यादा से ज्यादा आधा पाउंड, 1 पाउंड या 2 पाउंड का एक्सप्लोसिव रहता है। जो नॉर्मल आधा पाउंड, 1 पाउंड का एक्सप्लोसिव है वो ज्यादा से ज्यादा एक आदमी की टांग उड़ा सकता है, मार भी नहीं सकता। मारने का मतलब यह है कि बड़ा एक्सप्लोसिव डिवाइस रहा होगा, कैनिस्टर रहा होगा जिसके अंदर एक्सप्लोसिव रहे होंगे। कैनिस्टर को सड़क के ऊपर रख नहीं सकते, उसको कहीं ना कहीं दबाया गया होगा। जहां दबाया गया होगा वहां खोदा गया होगा, जहां खोदा गया होगा वो जगह बाकी जगह के साथ सेम हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये कि कहीं चूक हुई है हमारे प्रिकॉशन लेने में। और प्रिकॉशन लेने में जो चूक हुई है उस चूक की वजह से ये हुआ। ये हमारे सिपाहियों के शौर्य की कमी की वजह से नहीं हुआ, या जो नक्सली है उनकी दिलेरी की वजह से नहीं हुआ। और जो चूक हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? वो है जो कमांडर है। जब वो क्रेडिट लेता है इस बात की कि हाँ हमने इतने नक्सलियों को मार दिया, तो इस बात का डिस्क्रेडिट मिले कि मैं अपने जवानों तक वो चीज जहां उन्हें ज्यादा सावधान रहना चाहिए था नहीं पहुंचा पाया। और जब तक ये जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी, सर मैं ये बताना चाहता हूँ, ये यहाँ नहीं, ये हिंदुस्तान की हर जगह के लिए एप्लीकेबल है, कश्मीर के लिए भी एप्लीकेबल है। तो वी हैव टू, हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी तय करनी है। एक जवान भी मारा जाता है तकलीफ होती है, 4 जवान खाई में गिर के मर गए कल, उससे ठीक पहले है, 5 जवान उससे पहले दिन खाई में गिर के मर गए। कैसे मर गए? ठीक है, मैं एक ही आ रहा हूं, दिन। मैं सर आपके पास आ रहा हूं। मेरे साथ विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी सर भी जुड़ रहे हैं। बख्शी सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं? 9 जवान शहीद हुए, नंबर्स और भी बढ़ सकते हैं, और जिन बातों को टीपी त्यागी सर उठा रहे हैं। बिल्कुल ठीक उठा रहे हैं कर्नल त्यागी। सबसे बड़ी बात है, जब दंतेवाड़ा का हुआ था उस समय भी हम आपके चैनल पे थे। उस समय 87 मारे गए थे। देखिए टैक्टिकल बैटल एरिया में इंडक्शन और एक्सट्रैक्शन के टाइम पे जब ट्रूप्स एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं टीबीए से, तो कंधे पे बंदूक रख के यूं ही चलते हुए नहीं आते। उनका उनका पूरा एसओपी होती है, जो कर्नल त्यागी आपको समझा सकेंगे कि किस तरीके से ट्रूप डी इंडक्ट होते हैं। और उनका लीडरशिप कौन है, कौन सी है, क्या लीडरशिप की ट्रेनिंग है? वहां पे आईपीएस ऑफिसर बैठाए हुए हैं, वो कभी ट्रेनिंग नहीं देते, उनको पता ही नहीं है यह क्या करना है। यह सारी प्रॉब्लम है। होम मिनिस्टर कहां भी चले जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। होम मिनिस्टर चाहे नक्सल के पास चले जाएं, इससे थोड़ी आपकी इंप्रूवमेंट थोड़ी होगी। द फाइटिंग कैपेबिलिटी ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस को ट्रेनिंग कम है, उनके स्टैंडर्ड ऊपर नहीं किए। उनकी बहादुरी बहुत है, वो सब एक से एक शेर है। पर गलती किसकी है? गलती उनकी है जिन्होंने उनका ट्रेनिंग का चार्ज लिया है, जिन्होंने उनका कमांड एंड कंट्रोल किया है, उनकी गलती है। इतने मर ही नहीं सकते ऐसे, उनका डीडक्ट कर रहे हैं। और कितने साल हो गए? दंतेवाड़ा में हम बैठे थे, तो अब बताइए कितने साल हो गए, और उससे पहले कब से चले जा रहे हैं। और यही होता है, ये लोकल पॉलिटिकल बॉडी से मिले हुए हैं, ये इंप्रूवमेंट होने नहीं देना चाहते।
और आप देखिए इनका इतने लोग मारे गए हैं, उनका लीडर कौन था? कभी आपने कभी सीनियर रैंक के कोई कैप्टन या मेजर की रैंक के इक्विवेलेंट को शहीद होते सुना है? नहीं होता, क्योंकि वो आता ही नहीं है बैटलफील्ड एरिया में। मैं समझ रहा हूं, आप दोनों रिटायर्ड वेटरन्स हैं और आप लोग बारीकी से एनालिसिस कर पा रहे हैं। मैं दीपक आपके पास आ रहा हूं। दीपक, सवाल यह है कि जिस तरीके से ये पूरी घटना घटी है, इस वक्त ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है? सर्च ऑपरेशन के लिहाज से अगर मैं बात करूं, उस लिहाज से भी जानकारी दीजिए, और अब किस तरीके से आगे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा ताकि उन लोगों को टेक डाउन किया जा सके जिन्होंने इतनी बड़ी कैजुअलिटी पहुंचाई है। देखिए, अभी तो बैकअप पार्टी वहां पहुंच गई है, जवान वहां पहुंच गए हैं। वहां पर जो बॉडीज हैं, जो शहीद जवान हैं, उनकी बॉडीज को कलेक्ट किया जा रहा है। और बाकी चूंकि इस तरीके से जो ब्लास्ट हुआ है, तो वहां का जो पूरा एरिया है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उस पूरे एरिया को ब्लॉक कर दिया गया। और मौजूदा स्थिति ये है कि अब से कुछ देर बाद एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें तमाम जो इंटेलिजेंस के लोग हैं, जो नक्सल के डीजी, तमाम लोग उसमें शामिल होंगे और उसके बाद इसके ऊपर आगे की चर्चा की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, एक तस्वीर यदि आप देखेंगे, एक तस्वीर निकल के आई है जिसमें इतना भयावह ब्लास्ट था कि जो गाड़ी का बोनट है, वो बोनट पेड़ के ऊपर जाके 20-30 फीट ऊपर जो पेड़ है, पेड़ के ऊपर जाके टंग गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना भारी और कितना भयावह ये जो ब्लास्ट है ये किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पीछे की यदि आप घटनाएं देखेंगे, जब 29 माओवादियों को मार गिराया गया था नारायणपुर में, सबसे बड़ा वो नक्सल ऑपरेशन था, क्योंकि 27 जो नक्सली हैं उनको मार गिराया गया था गढ़चिरौली में, जिसकी जानकारी और जिसकी सूचना दी जाती थी कि सबसे बड़ा ऑपरेशन वो था जिसमें 27 नक्सलियों को मार गिराया गया। उसके बाद नारायणपुर में 29 माओवादियों को मार गिराया गया। उसके बाद लगातार ये घटनाएं आती थी और लगातार इस तरह की खबरें आती थी कि कभी 29, कभी 15, कभी 18, कभी 10। और इन सब में एक चीज जो सबसे सुखद और सबसे बेहतर नजर आती थी कि हमको किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी नहीं होती थी। लेकिन ये जो जवान हैं, ये अलग अलग जिलों से निकले थे। ये नारायणपुर से निकले थे, दंतेवाड़ा से निकले थे, बीजापुर से निकले थे और ये कोंडागांव से निकले थे। और ये सब जवान गए थे नारायणपुर का जो अबूझ बाढ़ का इलाका है, जिसको बूझा नहीं गया, जिसका सर्वे नहीं हुआ है, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये लोग वहां पर एक टिप के आधार पर ऑपरेशंस के लिए। मैं दीपक एक चीज आपसे और जानना चाह रहा हूं, माफी के साथ आपको रुक रहा हूं। छत्तीसगढ़ में ऐसे और कितने इलाके होंगे जहां पर अभी भी जो सुरक्षा बलों की टीम है, जब वो ऑपरेशंस को अंजाम देने जाती है तो थ्रेट जो है वो बहुत ज्यादा रहता है? एक तो आपके तमाम अपडेट से मैं समझ पा रहा हूं अबूझमाड़ है जहां पर ये घटना हुई है, इसके अलावा भी ऐसे कुछ इलाके हैं? देखिए, नारायणपुर का जो इलाका है अबूझमाड़, जिसका नाम ही पड़ गया है, उसका नारायणपुर जिले का 70% एक एरिया ऐसा है जिसका सर्वे नहीं हुआ है, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सरकारें दावा जरूर करती है, लेकिन आज भी स्थिति जस की तस है। इसके अलावा अगर आप बीजापुर के नेमेड़ और इंटीरियर इलाके में चले जाएं तो वहां सर्वे हो गया है, लेकिन स्थिति बहुत भयावह है। एक चीज की चर्चा लगातार होती है, दंतेवाड़ा से अगर आप कुछ दूर बढ़ेंगे तो पुवर्ती एक गांव है जिसको हिडमा का गढ़ कहा जाता है। हिडमा एक ऐसा नक्सली है जिसपे करोड़ों रुपए का इनाम है। वहां पर ट्रेनिंग कैंप चलता था नक्सलियों का, जहां पर ये कहा जाता था यहाँ कोई जा नहीं सकता। वहां मोबाइल टावर आज भी नहीं है, वहां मोबाइल के कनेक्शन नेटवर्क आज भी नहीं है, वहां बात नहीं कर सकते। वहां तक जवान गए, वहां उन्होंने चीजों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की, तो पुवर्ती तक पहुंच लिया गया है। पुवर्ती जाने का मतलब, अगर छत्तीसगढ़ एक और छोटा सा डिटेल दे दीजिए दीपक, फिर मैं कर्नल टीपी त्यागी के पास जा रहा हूं। इतना बड़ा ब्लास्ट करना विदाउट लोकल सपोर्ट इम्पॉसिबल है? एक बार सवाल दोहराएंगे आप? इतना बड़ा ब्लास्ट करना, इतनी बड़ी संख्या में जवानों को कैजुअलिटी पहुंचाना विदाउट लोकल सपोर्ट इम्पॉसिबल? देखिए, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा। इसको दूसरे तरीके से समझा जाए कि जो लोकल सोर्सेज हैं, क्योंकि आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते कि कौन माओवादी है और कौन गांव वाला है वेशभूषा के आधार पर, क्योंकि आज के दौर के जो माओवादी हैं, आज के दौर के जो नक्सली हैं, वो उन गांव वालों को भी मार देते हैं और जन अदालत लगा के मारते हैं। कभी हाथ काट देंगे, कभी गर्दन काट देंगे, कभी पैर काट देंगे। तो इस तरीके से आप रेक्टिफाई करें, ये बहुत मुश्किल है। लोकल सपोर्ट नहीं होगा, इसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इस तरीके से डायरेक्ट कह देना कि लोकल सपोर्ट है, ये नहीं। लोकल इनपुट जरूर होते हैं।
वो शहरी क्षेत्र के नक्सली भी हैं। जेएनयू में जब कई बार आपने देखा होगा, जेएनयू में लिख दिए जाते हैं नक्सल को समर्थित करने वाले नारे, तो उससे साफ हो जाता है कि हमारे आपके बीच कोई रह रहा होगा, आप रेक्टिफाई नहीं कर करेक्ट सकते। करेक्ट मेरी करेक्ट तरह इस तरीके से तैयार होकर सूटेड बूटेड कोई होगा और उसको आप रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही ठीक ग्रामीण है, परिवेश मैं आ रहा में हूं दीपक वो एक बार लुंगी फिर आपके पास। मैं टीपी त्यागी सर, 9 जवानों की शहादत है और पूरा देश एक साथ एक सुर में अब यही मांग कर रहा है कि सबसे पहले तो विद इन 24-40 आवर्स एक, क्या सेना भी टाइमलाइन सेट करती है इस प्रकार की कैजुअलिटी के बाद कि वी हैव टू हंट डाउन दोज जिन्होंने हमें इतने बड़ा डैमेज पहुंचाया है? जी हाँ, इसे कहते हैं इमीडिएट परशूट। परशूट अगर किया जाता है तो तुरंत किया जाता है। जी सर, ठीक है। त्यागी सर, आपकी आवाज म्यूट हो गई है, आप अनम्यूट करें। मैं तब तक प्रफुल्ल बख्शी सर कुछ कह रहे हैं वो सुन लेता हूं। जी बख्शी सर। मैं सिंपल सी चीज ये कह रहा हूं कि ये है टोटल इंटेलिजेंस फेलियर। अगर इतना बड़ा आईईडी लगाया जा रहा है, वहां जो फॉर्मेशंस हैं, फाइटिंग फॉर्मेशंस पैरामिलिट्री की हैं, ये सेना वेना का इस्तेमाल मत करिए। ये सेना नहीं है, पैरामिलिट्री फोर्स है। ये पैरामिलिट्री फोर्स की इंटेलिजेंस कौन देख रहा है? कौन सी इंटेलिजेंस है? क्या क्या सिस्टम है वहां पे? कहां से आती है इनकी इंटेलिजेंस? क्या उनके पास प्रावधान है? क्या उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स है? कब से चल रहा है छत्तीसगढ़ में? ये कोई चाइना और पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, बीच हिंदुस्तान की बात हो रही है, हिंदुस्तान के मध्य की बात हो रही है। ये बड़े हमारे लिए एक शर्म की बात होनी चाहिए कि हम इतने साल बाद हिंदुस्तान के अंदर से, गर्भ के अंदर से हम ये प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। और अभी ये सारा पॉलिटिसाइज्ड है, ये पॉलिटिकल मूव है। आपने 1972 में एक पिक्चर देखनी चाहिए थी जिसका नाम था सोगीना महातो। सोगीना महातो जो पिक्चर थी, वो उसमें दिखाया गया था ये सारा का सारा कि कैसे होता है ये। तो आप इस बात को लेके चलिए कि ये टोटल इंटेलिजेंस फेलियर, कमांड एंड कंट्रोल है। जब तक आप ये नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, त्यागी सर आप कुछ कह रहे थे? जी नहीं, मैं इतना सिर्फ कहना चाह रहा हूँ और मैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी की बात से सहमत हूँ कि ये काम बिना लोकल सपोर्ट के नहीं हो सकता। अब जैसे हमारे दूसरे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि नहीं साहब लोकल सपोर्ट इसमें वो रिपोर्टर हैं त्यागी सर, जस्ट टू अच्छा ओके, रिपोर्टर कह रहे थे कि लोकल सपोर्ट नहीं हो सकती। देखिए सर, सपोर्ट दो तरह की होती है, टैसिट अप्रूवल और एक्टिव कन्नाइवेंस। अब एक्टिव कन्नाइवेंस ना हो लेकिन टैसिट अप्रूवल इसलिए भी रहा होगा वहां पे क्योंकि नक्सलियों से उस एरिया के जो लोग हैं वो डरते होंगे, तो कम से कम वो उनके खिलाफ नहीं जाते होंगे, उसे भी हम लोकल सपोर्ट में काउंट करते हैं। तो विंग कमांडर बख्शी ने बिल्कुल ठीक कहा। और उसमें जो पॉलिटिकल पीपल है, आप कुछ भी करिए, आपके अपोजिट जो पॉलिटिकल पार्टी है वो ये नहीं चाहेगी कि आपको क्रेडिट मिले। आपको इस बात का क्रेडिट मिले कि साहब हाँ, यहाँ तो नक्सलवाद के खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं।